नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की जो हमारी दूसरी क्लास है एचएसएससी एग्ज़ाम 2026 में जितने भी प्रकार के आपके एचएसएससी में एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो आपका पुलिस का हो, चाहे वो डीसी ग्रुप का कोई भी मेन एग्ज़ाम हो, या डी ग्रुप का हो, या स्टेट हो, या सेंट्रल लेवल के कोई भी एग्ज़ाम हो। तो एक क्लास चूंकि हमारी पहले हो चुकी है, तो जो भी साथी नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छे लेवल की आपको क्लास मिलेगी, बिल्कुल आराम आराम से। हमारा जो टारगेट है वो 30 जून तक का है। ठीक है, 30 जून तक हमारा सारा जो सिलेबस है फिलहाल क्लास से होंगी हमारी मैथ, रीजनिंग और हिंदी की। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इंग्लिश और करंट अफेयर्स। जैसे जैसे समय आगे चलेगा तो हम ये पांचों जो सब्जेक्ट्स हैं इनका अध्ययन बड़े तारतम्यता के साथ कह सकते हैं, तो अच्छे लेवल की हमारी क्लास से होंगी। सबसे पहले जो हमारा एलसीएम एचसीएफ की एक क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हमारा एलसीएम और एचसीएफ का जो सेकंड पार्ट कह सकते हैं। पहली जो हमारी क्लास है उसमें हमने बड़े आराम आराम से एलसीएम और एचसीएफ आपको बिल्कुल नो टाइम्स जिसको बोल लेंगे तुरंत कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है, तो उनका हमने अध्ययन किया था। आज हमारी जो सेकंड क्लास है उसमें देखो, सबसे पहला जो हमारा अध्ययन है, मैंने कल पिछली क्लास में बताया था कि दो संख्याओं का यदि हम गुणा करते हैं, दो संख्याओं का जो गुणनफल है उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये टॉपिक का हमने पिछले क्लास में अध्ययन किया था। जब इन चारों में से दो संख्याओं को गुणा करेंगे तो दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। यदि यहाँ हमें कोई एक 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 पोर्शन अज्ञात होता है, जैसे मान लीजिए हमें एलसीएम निकालना है, तो एचसीएफ यहाँ अपोन में आएगा। यदि एलसीएम में एचसीएफ दिया गया है, एक संख्या दी गई है, चाहे वो पहली हो चाहे दूसरी हो, बाकी बाकी दूसरी संख्या जब भी हम निकालते हैं तो जो संख्या दी गई उसको अपोन कर देते हैं उधर, क्योंकि बराबर से उधर जाता है। तो मल्टीप्लाई हमेशा वहाँ डिवीजन में, जमा घटा में जाएगा, घटा जमा में, गुणा भाग में और भाग गुणा में जाएगा। तो जैसे दूसरा जो दूसरे देखो, हर टॉपिक में टाइप होते हैं, 8-7 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे वो मैथ हो। तो जो सेकंड टाइप है तो आज हम अध्ययन करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि 2/3, 7/9, ठीक है, 5/27, जैसे मैं कहूँ कि इसका हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है, एलसीएम निकालना है, या फिर हो सकता है एचसीएफ निकालना जाए। तो एक ही बार बताऊंगा तुम्हें, जब भी न्यूमिनेटर बटे डिनोमिनेटर होता है, अंश बटा हर, ये एक फ्रैक्शन भिन्न होती है। तो जब जो हमें निकालना है, जैसे मान लीजिए एलसीएम निकालना है, तो जो निकालना है, एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जो निकालना है वो तो अंश ऊपर वाले का निकालते हैं, वो तो ऊपर वाले का निकालते हैं, ठीक है, और उससे विपरीत करके हमें नीचे वाले का निकालते हैं, उससे विपरीत करके नीचे वाले का निकालते हैं, उससे विपरीत करके नीचे वाले का निकालते हैं। विपरीत का मतलब, यदि हमसे एलसीएम पूछा गया है तो इसका जो अपोजिट हो गया वो एचसीएफ हो गया। जो पूछा गया ऊपर वाले का, जैसे एलसीएम पूछा है तो इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, उससे उल्टा करके विपरीत करके, यानी कि नीचे वाले का फिर क्या निकालेंगे, एचसीएफ। जो पूछा ऊपर वाले का और उससे विपरीत करके नीचे वाले का। अब यहाँ एलसीएम निकालू मैं, एलसीएम मैंने बताया था, एलसीएम के 3-4 तरीके बताए थे, लेकिन यहाँ तो चूंकि तीनों संख्याएं ही को प्राइम नंबर है, तीनों ही सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो जब तीनों ही सहअभाज्य हैं तो तीनों का मल्टीप्लाई इसका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों किसी संख्या से नहीं कटते। तो एलसीएम क्या हो गया, 7×5 = 35, दूनी 70, यानी 70 इसका एलसीएम हो गया। और अब नीचे वाले का इससे उल्टा करके, एलसीएम से उल्टा क्या हो गया, एचसीएफ। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएस वह बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काटे, और तीनों किससे कट रही हैं, 3 से। तो इस क्वेश्चन का जो एलसीएम है वो 70/3 आएगा। हो सकता है ऑप्शन में सही बटा में लिख के भी ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, 70 में 3 का भाग भी देना पड़ जाए। तो मोटी बात यह है कि जो पूछा जाए वो ऊपर वाले का निकालो, अंश का, न्यूमिनेटर का निकालो, और उससे उल्टा करके डिनोमिनेटर का निकालो, हर का निकालो। अब यहां देखो, मान लीजिए एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ
वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काटे, तीनों किससे कटेंगे, एक से कटेंगे। तो और नीचे वाला का विपरीत, एलसीएम यानी कि नीचे वाले का, जब क्योंकि हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एलसीएम नीचे वाले का। एलसीएम, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, वह छोटी से छोटी संख्या उस संख्या में इन तीनों का भाग जाए, और इन तीनों का भाग जाएगा किसमें, 27। समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के ऐसे देते हैं, देखो जैसे मैं कहूँ कि 0.36, पॉइंट के आगे एक एक अंक बोला जाता है, 0.36, 1.2, और मैं कहूँ तो 4.8, 4.8। अब यहाँ मैं एलसीएम निकालना है मुझे। तो जब भी ये डेसिमल में, दशमलव में जब भी ऐसा क्वेश्चन एलसीएम या एचसीएफ पूछे, तो जाहिर सी बात है पहले दशमलव ही हटाएंगे हम। सबसे पहला काम है हमें ये जो दशमलव है ये हटाना है। यहाँ राइट हैंड की तरफ 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो आ गई, देखो नीचे आ गई 2 जीरो। यहाँ 1 अंक है तो नीचे 1 जीरो आ गई। यहाँ 1 अंक है तो यहाँ भी नीचे 1 जीरो आ गई। तुम्हारा जो सबसे एट फर्स्ट जो पहला काम है, इसको छोटे से छोटे रूप में बनाना है, छोटे से छोटे पदों में व्यक्त करना है। इसको मैं करूं, यहाँ क्या आ गया, 18 दूनी 36, 50 दूनी 100, 9 दूनी 18 और 25 दूनी, ये तो आ गया 9/25। इसको करूं मैं, काट दूं मैं इसको 6/5, यानी कि ये आ गया 6/5। इसको मैं काटूं तो ये आ गया 24, शाबाश 24/5 आ गया। देख 24/5 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, एलसीएम। जो पूछा जाए वो तो ऊपर वाले का, उल्टा करके नीचे वाले का। ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा, देखो 9, 6 और 24। मैंने एलसीएम कैसे बताया था, छोटे वाले संख्या के इसके फैक्टर बनाओ। कितने हो गए इसके, 3 दूनी 6, 9 के क्या हो गए 3 तिया, जो इसके जब 3 तिया 2 3 आ गए तो 1 3 तो है इसमें, एक और ले लेंगे। इसके छोटे छोटे फैक्टर बनाएंगे, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। तो यहाँ क्या क्या है, देखो 3 तो है, यहाँ 3 तो इंक्लूड नहीं करेंगे, 2 भी है ये भी नहीं करेंगे, ये 2 ये नहीं है, यानी कि 2 दूनी 4 नहीं है। तो 4 तिया 12 तिया 36। इसका 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 36 तो कैसे आएगा, कहीं कहीं गलती की हमने। 6 के हो गए 3 दूनी 6, ठीक है। 9 के हो गए 3 तिया 9, यानी 1 3 ले लिया हमने। 24 के क्या हो गए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी, ओहो ये वैसे काट दिया मैंने, यही तो गलती कर दी मैंने। काटा क्यों भाई, मतलब यहाँ काट दिया मैंने, इसको काट दिया कि ये आ गया इसमें। 3 दूनी 36, 18, 18 चौका 72। तो इसका एलसीएम तो आ गया 72 ऊपर वाले का, और उल्टा करके क्या निकालते हैं हम, एचसीएफ। तो इसका 25 5 5 का जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 5। तो ये क्या आ गया हमारा, ये क्या आ गया एलसीएम। पर ये ऑप्शन नहीं मिलेगा हमें, ऑप्शन ये नहीं मिलेगा। देखो इसको पॉइंटों में लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी देखो, मैं एक और बताता हूँ कि जब भी तुम्हें क्या करना है कि इसको दशमलव में व्यक्त करना है, तो नीचे पूरी जीरो बनाएंगे। भाग देने का एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ कि इसको नीचे पूरी जीरो, 10 100 1000 ऐसे बनाएंगे। तो यदि मैं 2 से गुणा करूँ तो 5 दूनी 10, लेकिन यहाँ अकेला तो नहीं कर सकता मैं, तो ऊपर नीचे गुणा किया जाता है ऐसे। 72 दूनी कितना हो गया 144, और 5 दूनी 10, और दशमलव में व्यक्त करेंगे तो ये जीरो, यानी कि एक अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगा। तो इसका जो एचसीएफ आएगा 14.4, ऐसे निकालते हैं। नीचे पूरी जीरो बना दो, भाग हो जाएगा आसान। तो एक ही बात बताई मैंने इस टॉपिक में कि जब भी इस तरह की फ्रैक्शन आती हैं तो एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। यदि एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। ठीक है, चलें आगे। देखो मैंने बताया था एक संख्या 30 और एक संख्या 45, इसका एचसीएफ क्या होगा। मैंने बताया था वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काटे, और दोनों किससे कटती है, 15 से। महत्तम आ गए 15। एलसीएम, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या उस संख्या में इन दोनों का भाग जाए, तो ये मैंने बताया था 90। वह छोटी छोटी संख्या, वह छोटी छोटी संख्या जिसमें दोनों का भाग जाए।
वह छोटी छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग जाए। तो सबसे पहले नोट करके एक लाइन लिखनी है, ये लिखो नोट करके कि दो संख्याओं के लघुत्तम में महत्तम का भाग अवश्य जाता है। महत्तम का भाग अवश्य जाता है, यानी कि मैंने ये बताया है कि एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ से हमेशा डिवाइड होता है। ये हमेशा एचसीएफ एलसीएम से डिवाइड होता है। यदि एलसीएम में एचसीएफ का भाग नहीं जा रहा है तो इसका मतलब या तो हमारा एचसीएफ गलत है या हमारा एलसीएम गलत है। ये हमेशा कन्फर्म याद रखना। ठीक है, चले आगे। देखो 90 में 15 का भाग जाता है, इसका मतलब हमारा ये सही है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसमें एग्जाम में कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ जो है महत्तम जो है 8 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या एलसीएम नहीं हो सकती। एक तो ऐसे क्वेश्चन आता है, ऑप्शन देंगे हमें, ए ऑप्शन पे, बी ऑप्शन पे, सी ऑप्शन पे, डी ऑप्शन, ऐसे 4 ऑप्शन देंगे। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, मैं कहूं कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का महत्तम जो है 24 है और लघुत्तम जो है वो दे रखा है 100। दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्या होगा? दो संख्याओं का, एक ऐसा क्वेश्चन आता है, दो संख्याओं का एलसीएम 136 और एचसीएफ 16 है, कितने जोड़े बनेंगे? ऐसी संख्याओं के कितने पेयर्स होंगे, कितने जोड़े बनेंगे? कितने जोड़े बनेंगे? दो संख्याओं का एलसीएम 240 और एचसीएफ 20, तो कितने जोड़े बनेंगे? कितने जोड़े बनेंगे? ये 4 प्रकार के क्वेश्चन है। इन चारों के लिए हमें एक बात याद होनी चाहिए जो मैंने लिखवाई है कि दो संख्याओं के लघुत्तम में महत्तम का भाग जरूर जाता है। जब तक वो कंडीशन तुम्हें नहीं याद होगी तो ये क्वेश्चन सही नहीं कर सकते तुम। देख ली, देख, इसमें देख लेता हूँ, इस पर ध्यान मत दे, मैं अपने आप बताता हूँ, वो अभी देख लूँगा। तो पूरा ध्यान यहाँ दे, फोकस यहाँ कर। देखो मैंने बताया था कि एलसीएम में एचसीएफ का भाग जाता है। यहाँ क्वेश्चन मैंने पूछ लिया कौन सी संख्या एलसीएम नहीं हो सकती, वही संख्या एलसीएम नहीं होगी जिसमें भाग नहीं जाएगा। इसमें 8 का भाग जाता है यानी महत्तम का भाग जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, तो ये संख्या एलसीएम नहीं हो सकती। ठीक है बेटा। अच्छा, दो संख्याओं का महत्तम 24 है, लघुत्तम 100 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो हमें वी नो दैट कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है? वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है।
क्योंकि दोनों दे रखे हैं हमें, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणनफल अपने आप ही आ जाएगा। तो दो संख्याओं का जब महत्तम लघुत्तम हमारे पास है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे 24 को 100 से, तो 2400, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल तो इसके बराबर ही होता है। लेकिन यहाँ ये गलती होती है कि हम जल्दबाजी में गुणा करते हैं, लेकिन एक कंडीशन ये नहीं ध्यान रखते कि लघुत्तम में महत्तम का भाग जाना जरूरी है। और यदि भाग नहीं जाएगा तो ऐसी संख्या कभी बन ही नहीं सकती जिनका एलसीएम 100 हो और एचसीएफ 24 हो। ऐसी संख्याओं का कोई जोड़ा नहीं बनता। तो हमें क्या आंसर देना है? डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो लिख लो ये बात कि जब जब लघुत्तम में महत्तम का भाग नहीं जाता, जब लघुत्तम में महत्तम का भाग नहीं जाता तो ऐसी संख्याओं का जोड़ा बन ही नहीं सकता। ऐसी संख्याओं का जोड़ा बन ही नहीं सकता। ऐसी संख्याओं का जोड़ा तो बन ही नहीं सकता। अच्छा सुनो, यहां कितने जोड़े बनेंगे? जोड़े मतलब कितनी संख्याएं ऐसी होंगी? तीसरा क्वेश्चन में कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जिनका एचसीएफ 16 हो और जिनका एलसीएम 136 हो? तो यहां भी वही कंडीशन याद रखनी है कि जब एलसीएम में एचसीएफ का भाग ही नहीं जाता तो कोई जोड़ा बन ही नहीं सकता। ऑप्शन आएगा 2 जोड़े, 3 जोड़े, 1 जोड़ा, एक भी नहीं। तो यहां भी कहेंगे कोई जोड़ा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 136 जो है वो 16 से डिवाइड नहीं होती, 136 में 16 का भाग नहीं जाता। तो यहां भी एक भी जोड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि कंडीशन वो यहां हो रही है कि एलसीएम में एचसीएफ का भाग ही नहीं जाता। समझ में आ गई तीसरी बात? चौथी बात, दो संख्याओं का एलसीएम दे रखे, एचसीएफ दे रखे, यहां जोड़े बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हमें क्या करना है कि एलसीएम में एचसीएफ का भाग देना है तुम्हें। ठीक है, एलसीएम में एचसीएफ का भाग दोगे तो भाग जाता है, 20 का भाग जाएंगे। तो यहाँ यहाँ जो यहाँ काटने के बाद संख्या बन गई 12। तो अब इसके जो टुकड़े जो बनाने हैं तुम्हें, वो बनाने हैं, मैंने पहली क्लास में बताया था, सहअभाज्य। सहअभाज्य को प्राइम नंबर वो होते हैं संख्याएं जो किसी जिसका एचसीएफ ही ना निकले, यानी कि जो एक संख्या से ना कटे। जैसे एक के साथ तो जोड़ा जरूर बनाना है, 12 एकम 12, और दूसरा जो जोड़ा बनाओगे वो 3 चौका 12, क्योंकि लगातार वाली संख्या मैंने बताई थी, वो लगातार वाली संख्या सहअभाज्य होती है। तो इसमें कितने पेयर्स बताओगे? 2 पेयर्स बताओगे, यानी 2 जोड़े बताओगे। यहां पहले एलसीएम में एचसीएफ का भाग देख के, और इसके जो जोड़े एक एक के साथ तो जोड़ा बढ़ेगा ही बनेगा। दूसरा जोड़ा अगर आप 6 दूनी 12 बनाते हो तो 6 और 2 उनका महत्तम 2, यानी कि वो कट जाती है संख्या, 2 से कट जाती है। तो ऐसे जोड़े बनाएंगे जो को प्राइम नंबर हो, जो सहअभाज्य जोड़े। समझ में आ गई? देखो पिछली क्लास में हमने रीजनिंग में कैलेंडर में पढ़ा था। कैलेंडर में क्या पढ़ा था? पहली क्लास में हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा था। तो आज जो दूसरी क्लास है कैलेंडर की हमारी, इसमें सबसे पहले तो आज दिवस कैसे निकालते हैं हम, दिवस यानी कि वार कैसे निकालते हैं। जैसे मैं कहूं कि 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो वार निकालने के लिए तुम्हें टोटल जो महीने होते हैं 12, तो 12 जो महीने होते हैं तो सभी का कोड याद रखना पड़ेगा। कैसे कोड याद रखने का? जैसे जनवरी, फरवरी, यहाँ अगस्त है, तो अगस्त में कोड, इसमें सीधा से एक ही बात ध्यान रखना है, एक ही फंडा है कि सबसे पहले है तारीख, तो हम लिखेंगे तारीख। उसके बाद क्या है? अगस्त क्या है? मास, फिर लिखेंगे हम मास। फिर 1900 क्या है? ये है शताब्दी, फिर लिखेंगे शताब्दी का कोड। फिर 47 क्या है? 47 वर्ष है। और 47 वर्ष में कितने लीप वर्ष आए, इसमें कितने लीप वर्ष आए हैं, और इसमें देना है भाग 7 का। और जरूर नहीं है कि पहले पहले हम तारीख ही लिखे, पहले शताब्दी लिखो, चाहे 7 में 8 जोड़ो चाहे 8 में 7 जोड़ो, बात तो सेम ही है। लेकिन ये थोड़ा सीक्वेंस में, इसलिए मैंने पहले तारीख लिखी है, फिर मास, शताब्दी, वर्ष, और फिर लीप वर्ष, और 7 का भाग दिया। अब यहाँ चूंकि तारीख तारीख तो दी गई है 15 है, लेकिन मास अगस्त जो है इसकी जगह क्या लिखे? तो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम? इसकी जगह ये लिखेंगे कि सबसे पहले 12 अंक याद करने पड़ेंगे। और याद करने का तरीका क्या होता है? 12 का वर्ग याद करना है, 144 होता है। 05 का वर्ग 25 होता है। 06 का वर्ग 36 होता है। और 12 के वर्ग में 2 जोड़ोगे तो 146 होता है।
ये याद कैसे रखोगे, 12 का वर्ग, 0 5 का वर्ग, 0 6 का वर्ग और 12 के वर्ग में 2 जोड़ देंगे। ये टोटल 12 अंक बना दिए मैंने। यदि यहाँ महीना अगस्त की बजाय जनवरी होता तो कोड 1 लिखते, उसका संकेत 1 लिखते। यहाँ दिसंबर होता है तो हम 6 लिखते। यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त है तो 3 लिखेंगे, सितंबर है तो 6 लिखेंगे। तो यहाँ यहाँ अगस्त का हमने लिख दिया 3। 1900, अब शताब्दी की बात आए तो याद रखना है 4206। 4200 यानी कि ये हो गया 1700 हो गया, ये 1800 हो गया, ये हमारा 1900 का कोड हो गया और ये हमारा 2000 का कोड हो गया। ठीक है, जा रहे हैं, आराम जाइए। ठीक, पैसे और ले लेना नगद। देखो यहाँ शताब्दी 1900 है तो हमें लेना है 0। यदि 2000 का वार निकालना है तो लेना है 6। हालांकि 1900 और 2000 के वार आते हैं। बाकी 1700 का पूछा जाए तो 1800 का पूछा, आगे भी वो सिस्टम ऐसे चलेगा। 2100 का 4, 2200 का 2, 2300 का 0, 2400 का 6, वापिस चलोगे 1600 का 6, 1500 का 0, 1400 का 2, 13, ऐसे ऐसे सिस्टम आगे पीछे चलेगा। हालांकि 1900 2000 का पूछा जाता है। तो यहाँ जो शताब्दी 1900 में 0, वर्ष जो है वो लिखना है हमें एज इट इज। लीप वर्ष हर 4 साल बाद आता है। ठीक है, लीप वर्ष हर 4 साल बाद। तो 47 में जब हम 4 का भाग देंगे तो 11 चौका 44, यानी कि भागफल जो है वो लेना है 11, शेष फल रिमाइंडर को छोड़ देना है। और यहाँ भाग देना है फिर हमें 7 का। अब इसको जोड़ेंगे, 47 57 58 61 66 और 10 76। यानी कि जब 76 में 7 का भाग देंगे, 76 में भाग देंगे 7 का, तो यहाँ 7 दाई 70, रिमाइंडर देखना है क्या बचा है 6। जब भी रिमाइंडर जो शेष 1 बचता है तो तुम्हारा आंसर तुम्हें रविवार में देना है, और यदि 2 बचे तो सोमवार कहना है, और यदि 6 बचता है तो तुम्हारा जो आंसर रहेगा, यानी कि हमारा स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार को था। फिर सुनो, महीने का कोड याद रखना है 12 का वर्ग, 0 5 का, 0 6 का और 12 के वर्ग में 2 जोड़ दिए। और 1900 और 2000 में 0 6 याद रखना है। सिर्फ इसमें पुट करना है, शेष 1 बचता है रविवार। ऐसा नहीं है कि 1 में सोमवार होता है, क्योंकि हमेशा पहला दिन रविवार ही होता है। जब भी हम नाम वीक सप्ताह के दिन याद करते हैं तो पहले संडे बोलते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे बोलते हैं। कभी मंडे शुरू नहीं करते, पहले संडे से शुरू करते हैं। तो पहला दिन ही संडे होता है। तो एक से संडे। अच्छा, यहाँ एक थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है। यहाँ जैसे लीप वर्ष कैसे निकाला है मैंने, इसमें 4 का भाग दिया मैंने। तो 4 का जब भाग देते हैं तो ये 4 का भाग देते हैं तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो ये शेष छोड़ देना है, ये लिखना है। यदा कदा ऐसा होता है कि ये कई बार लीप वर्ष आ गया, जैसे मान लो 48 आ गया, 48 का पूछ लिया, तो सीधी सी बात है 12 चौका 48, 12 लिख देंगे। लेकिन यहाँ डेट का फर्क बहुत पड़ता है। यहाँ यदि 29 फरवरी 1948 को पूछा जाए तो ये जो 48 जो है भाई, एक दिन बढ़ता है, फरवरी का ही बढ़ेगा। 29 फरवरी का ही दिन निकालना है, तो अभी ये 48 जो है ये लीप वर्ष नहीं माना जाएगा। तो इसको हम 11 ही लिखेंगे, इसको 47 ही मान लेंगे। 1 जनवरी से 29 फरवरी, ध्यान रखना, 1 जनवरी से 29 फरवरी तक यदि कोई वार निकालना है और वर्ष लीप वर्ष है तो वहां लीप वर्ष पूरा नहीं होता है। वो 1 मार्च का होते ही 48 लीप वर्ष माना जाएगा। समझ में आ गई ये बात? जैसे मैं कहूँ कि 29 फरवरी 2008 को क्या बात है, जैसे मैं ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो ये जो 8 है ना, ये लीप वर्ष नहीं माना जाएगा जब तक 29 फरवरी नहीं चली जाती है। तो यहाँ ये 8 की बजाय इसको हम 7 ही मान लेंगे, या फिर इसमें 4 का भाग देंगे तो इसको 1 ही मान लेंगे। 4 दूनी 8, 2 नहीं मानेंगे, 1 कम करेंगे। हाँ, यहाँ यदि आ गया 1 मार्च, यानी 29 फरवरी के बाद तो कोई टाइम आ जाए, यदि यहाँ आ गया 1 मार्च 2008 तो ये फिर लीप वर्ष 2 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? लिखोगे ये, ध्यान रख लोगे। एक मैं कहूँ कि जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 1995 का जो कैलेंडर है, 1995 का जो कैलेंडर है ये कब काम आएगा, जैसे ऐसे क्वेश्चन आ गया, कब काम आएगा 1995 का कैलेंडर हूबहू आगे कब काम आएगा? जैसे ऑप्शन देंगे, 2001 दे दिया,
2003 दे दिया, 2007 दे दिया, ठीक है, 2011 दे दिया, जैसे ऐसे ऑप्शन दे देंगे। 2006 दे दिया जैसे मान लो, जैसे ऐसे चार ऑप्शन देंगे। तो एक तो है रट्टाफिकेशन और एक है समझना। मैंने बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम्हें या तो इसमें 6 जोड़ने हैं, या फिर तुम्हें इसमें क्या जोड़ने हैं, 11 जोड़ने हैं। या तो 6 जोड़ोगे या 11 जोड़ोगे। ऐसे ऑप्शन, ऐसे विकल्प का चयन करेंगे जिसमें या तो 6 वर्ष का अंतर हो या 11 वर्ष का अंतर। तो यहाँ 6 वर्ष का अंतर है, यहाँ 11 वर्ष का अंतर है। ऑप्शन या तो ये करेक्ट है या ये करेक्ट है। अब इन दोनों में कंफ्यूजन कैसे दूर होगा कि ये आंसर करेक्ट है या वो आंसर करेक्ट है। तो इसके लिए तुम्हें ये सूत्र सा याद रखना है। एक तो वर्षों में अंतर कितने का है, दोनों में वर्षों में अंतर कितने का है। तो अंतर या तो 6 वाला उठाओगे या 11 वाला उठाओगे, जमा इसमें जोड़ोगे बीच में कितने लीप वर्ष हैं, बीच में कितने लीप वर्ष आए हैं, और इसमें भाग दोगे 7 का। कौन है, या तो वर्षों में अंतर कितने का है और इन दोनों के बीच में लीप वर्ष कितने आए हैं, और 7 का भाग देंगे। देखो हमने ऑप्शन उठाया ये 2001 वाला, ये ए ऑप्शन हमने उठाया। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 6 वर्ष का है। इन दोनों के बीच में लीप वर्ष कितने आए हैं, देखो एक तो आया है 96 और एक 2000। कितने लीप वर्ष आ गए दोनों के बीच में। अच्छा ये नहीं लेना है, ये और ये नहीं लेना है। जैसे ये ऑप्शन उठाया हमने, तो ना तो 95 काउंट होगा ना, केवल बीच लिखा है मैंने, इन दोनों के बीच में कितने आए। तो कितने आए, 2, और 6 और 2 8 में 7 का भाग जाता है, नहीं जाता। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। अब ऑप्शन ये उठाएंगे, इसका मतलब ये सही है, फिर ये तो टाइम खराब ही नहीं करेंगे। कैसे सही है, इसमें अंतर मैंने बताया देखा है 11 का है। इन दोनों के बीच में लीप वर्ष कितने आए, 96 आ गया, 2000 आ गया, और एक क्या आ गया, 2004 आ गया। तो लीप वर्ष कितने आ गए, 3। यानी कि 14 में भाग किसका जाता है, 7 का भाग जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। एक तो ये मेथड है इसका, और यही ठीक है मेरे ख्याल से। एक दूसरा मेथड भी होता है, फिर वो काउंट की जाती है 95 से 96 तक, यानी कि साधारण वर्ष में एक दिन बढ़ेगा, लीप वर्ष में 2 दिन, ऐसे टोटल काउंट करेंगे तो 14 ही दिन आएंगे ये। तो उसमें टाइम लगेगा। इसका ये मेथड बेस्ट है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि ये कैलेंडर कब काम आएगा, तो तुम्हें क्या करना है, या तो 6 वर्ष का अंतर या 11 वर्ष का अंतर, जो भी विकल्प में, जो भी ऑप्शन में हो, तो उसके साथ ये मेथड लगा के देखोगे। ये अलबत्ता तो एक ही आएगा, या तो 6 साल का अंतर आएगा या 11 का, तो उसमें समय खराब ही नहीं करना। यदि दोनों ही ऑप्शन है तो फिर ये तरीका उसको प्रूव करने के लिए कि कौन सा सही है, ये मेथड करेक्ट है। वर्षों में अंतर जमा बीच में आए लीप वर्ष, और जब 7 का पूरा भाग जाएगा तो हमारा आंसर इज बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एक छोटी सी और बात बताता हूँ कि जैसे यदा कदा जब भी सेम, एक तो जैसे वो होता है समान पंचांग जिसको बोलते हैं, समान पंचांग बोलते हैं। एक तो होता है साधारण वर्ष, ठीक है, और एक होता है लीप वर्ष। एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। देखो साधारण वर्ष में पहला और 10वां महीना हमेशा बराबर होता है, दूसरा तीसरा और 11वां बराबर होता है, चौथा और 7वां बराबर होता है, 9वां और 12वां बराबर होता है। यदि लीप वर्ष है तो पहला, चौथा और 7वां बराबर होता है लीप वर्ष में। इसमें तीसरा और 11वां बराबर होता है, दूसरा और 8वां बराबर होता है, और 9वां और 12वां बराबर होता है। यानी कि इनकी तारीखों के बार बराबर होते हैं। इसका मतलब समान पंचांग का मतलब ये होता है कि जनवरी, साधारण वर्ष यदि है 15 जनवरी को जो बार है वो 15 अक्टूबर को भी वही बार होता है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, बाकी जितने भी सेम ईयर के क्वेश्चन हैं, जितने भी सेम ईयर के जब भी क्वेश्चन आए, जैसे जैसे मैं कहूँ कि 15 मार्च, मैं कहूँ कि 15 मार्च 1999 को यदि मंगलवार है, तो सेम ईयर का जब भी क्वेश्चन आए मंगलवार है, तो इसमें पूछा जाए, मान ले मैं कहूँ कि 31 अगस्त 1999 को क्या वार होगा, तो सेम ईयर का मतलब क्या हो गया कि 99 का वार देख के 99 का ही पूछा जाए, तो सिर्फ 2 सेकंड में आंसर कैसे निकालोगे। कि तुम्हें पता है कि 12 का वर्ग लिख दिया मैंने, 05 का वर्ग लिख दिया,
जीरो 6 का वर्ग लिख दिया, 12 के वर्ग में 2 जोड़ दिए, ये 12 महीने का कोड हो गया। हो गया। यहाँ देखो सेम ईयर का क्वेश्चन है, तुरंत दिमाग में आनी चाहिए। मार्च, 15 मार्च, मार्च क्या है, मार्च में क्या है बताओ, 4। तो सीधा इस 15 में तुम्हें 4 जोड़ना है। 15 और 4 कितना हो गया, 19। किसका भाग दोगे, 7 का। 19 का भाग दोगे तो क्या शेष बचेगा, क्या बचेगा, 7 दूनी 14, 5 ही तो बचा, बृहस्पतिवार आएगा। तो ये तो बृहस्पतिवार है, जबकि इसने क्या लिख दिया, इसने इसने गलत लिख दिया। गलत का मतलब इसने हमारी परीक्षा ले ली। इस बार को होना तो क्या चाहिए, बृहस्पतिवार, लेकिन इसने क्या कह दिया, मंगलवार। तो इसने क्या कर दिया, 2 कम कर दिए, यानी बुध मंगल। अब निकालना किसका, 31 अगस्त को। अगस्त, अगस्त में क्या लिखूं मैं, 34/7, 7 चौका 28, क्या बच गया, 6 को क्या होगा, शुक्रवार। तो 2 घटाओगे तो बुध, तो इसका आंसर देंगे बुधवार। ठीक है, तो ऐसा सेम ईयर का जो क्वेश्चन है वो हमेशा इस कोड से तुरंत निकल जाएगा। पहली क्लास में हमारा टॉपिक था भाषा। हमने पढ़ा था भाषा के कितने अंग होते हैं, भाषा किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ठीक है, राजकीय भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, बोली, उपभाषा, विभाषा। तो उसका अध्ययन हमने उस क्लास में किया था। आज हम पढ़ेंगे कि भाषा परिवार कितने होते हैं। तो हमारे भारतवर्ष में भाषा के 2 मुख्य परिवार हैं। कौन कौन से मुख्य परिवार हैं, देखो। एक तो है यूरोपीय भाषा परिवार, ठीक है, और एक है द्रविड़ परिवार, एक होता है द्रविड़ परिवार। अच्छा, द्रविड़ परिवार जो है इसको बोलते हैं दक्षिण भारतीय भाषा परिवार, इसको बोलते हैं दक्षिण भारतीय भाषा परिवार। यूरोपीय भाषा परिवार, इसको आर्य भाषा शाखा परिवार बोलते हैं। आर्य भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार, यूरोपीय भाषा परिवार या आर्य भाषा शाखा परिवार भी बोलते हैं, शाखा भी हो सकता है यार, आर्य भाषा शाखा परिवार। तो ये इसी के नाम है, एक दूसरे के पर्याय है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो एक बात तो ये लिखनी है कि भाषाओं का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। 12 अनुसूचियां हैं, तो 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। वर्तमान में 22 भाषाएं, 18 भाषाएं यहाँ हैं, और 4 भाषाएं, चूंकि एक तेलंगाना 5वीं भाषा और हो गई है, 4 ही भाषा समझो, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। कर दे एक बार, कर दे। देखो 18 भाषाएं यहाँ है, 4 भाषा यहाँ। 4 भाषा कौन कौन सी है, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। कन्नड़ लिखो कर्नाटक की है, मलयालम केरल की है, तमिल तमिलनाडु की है, और तेलुगु जो है वो आंध्र प्रदेश की है। तेलुगु जो भाषा है ये है आंध्र प्रदेश की है, तमिल तमिलनाडु की है, और मलयालम ये केरल की है, और कन्नड़ जो है वो कर्नाटक की है। तमिल तमिलनाडु की है, तमिल तमिलनाडु की है, कन्नड़ कर्नाटक की है। अच्छा, यहाँ देखो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहले भाषाई आधार पर कौन सा राज्य बना, तो 1953 में आंध्र प्रदेश बना। लिख लो, सबसे पहला जो भाषाई आधार पर जब राज्य बनाए गए, सबसे पहले भाषाई आधार पर जो राज्य बना वो आंध्र प्रदेश था। इसका नृत्य, शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है।
आंध्र प्रदेश जो भाषाई आधार पर पहला जो राज्य बना था, जिसकी भाषा तेलुगु है, 1953 में। और भाषाई अधिनियम बना था 1956 में। भाषाई अधिनियम बना था 1956 में। भाषाई अधिनियम बना था 1956 में। एक एक यहाँ और भी अच्छी बात है कि कन्नड़ जो भाषा कर्नाटक की है, सबसे शक्तिशाली भाषा कौन सी है, तो कन्नड़ बताना है। एक तो सबसे शक्तिशाली भाषा और सभी भाषाओं की रानी कन्नड़। सबसे शक्तिशाली भाषा और भाषाओं की जो रानी है वो है कन्नड़। यहाँ और एक बढ़िया बात बताता हूँ कि बोलने में सबसे प्राचीन भाषा तमिल है और लेखन की दृष्टि से संस्कृत है। सबसे प्राचीन जो भाषा है वो बोलने में सबसे प्राचीन, भारत की जो सबसे प्राचीन भाषा है तमिल है, और लेखन की दृष्टि से लिखने में संस्कृत है। हालांकि इनका समय दिया गया है, संस्कृत का लगभग 4000 ईस्वी पूर्व है और तमिल का जो है वो है 3000 ईस्वी। ठीक है, बोलने में कौन सी हो गई, तमिल बताते हैं। हालांकि इसमें मतभेद चलते हैं। बाकी तमिल प्राचीन भाषा है, तमिल तमिलनाडु की। तमिल के बारे में एक और अच्छी बात बताता हूँ। तमिल जो है, तमिल जो है, तमिल जो भाषा है, प्रथम, इसको बोलते हैं प्रथम शास्त्रीय भाषा। प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो तुम्हें कहना है तमिल है। ये बनाई गई थी 2004 में। 2005 में जो बनाई गई थी, 5 में बनाई गई थी, वो बनाई गई थी संस्कृत को। ठीक है, उसके बाद टोटल अब 11 भाषाएं हैं जो शास्त्रीय भाषा है। कुल भाषाएं जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वो है 11। अभी लास्ट में अक्टूबर 2024 में बनाई गई थी, किसको, ये बनाई गई थी पाली, प्राकृत, मराठी, बंगाली, इन चारों को शास्त्रीय भाषा 2024 में बनाई गई थी। उसके बाद टोटल 11 शास्त्रीय भाषाएं। शास्त्रीय भाषाएं क्या होती हैं, जो साहित्य की भाषा लगभग 1500 से 2000 तक जो साहित्य की भाषा होती है उसको शास्त्रीय भाषा बोलते हैं, जिसमें रचनाएं लिखी जाती है साहित्य में। साहित्य की जो परिनिष्ठित बोलते हैं जिसको, मानक जो भाषाएं होती हैं साहित्य में, जिसकी रचना होती है वो शास्त्रीय भाषा होती है। 2004 में पहले तमिल को बनाया गया, 2005 में संस्कृत को बनाया गया, और फिलहाल वर्तमान में अक्टूबर 2024 में पाली, प्राकृत, मराठी और बंगाली को बना करके टोटल जो शास्त्रीय भाषा है वो हो गई 11। यहाँ यहाँ थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे संस्कृत का। तो संस्कृत जो भाषाओं की जननी है जिसको बोलते हैं, तो ये जो है संस्कृत जो है, ये किससे बनी, कौन सी भाषा से, तो इसका निर्माण जो है प्राकृत भाषा से हुआ। संस्कृत भाषा किससे बनी, तो ये प्राकृत भाषा से बनी। प्राकृत, प्राक, पूर्व कृतम, जो पहले से बनी हुई, उसको प्राकृत भाषा कहते हैं। संस्कृत जो भाषा है, इसका जनक की जब हम बात करें, इसका जनक कौन है, तो इसका जो जनक है वो पाणिनि है। पाणिनि, पाणिनि को प्रथम व्याकरणाचार्य कहा जाता है। पहला जो व्याकरणाचार्य कौन था, प्रथम व्याकरणाचार्य जो है वो है पाणिनि है। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी, पाणिनि की जो रचना है वो अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का जो दूसरा नाम है इसको कहा जाता है देववाणी। देववाणी। संस्कृत का उल्लेख सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो ऋग्वेद में हुआ था। संस्कृत का प्रथम जो उल्लेख है, प्रथम उल्लेख वो ऋग्वेद में हुआ है। संस्कृत का जनक, जन्म को ना, ये जनक है। प्रथम इसका जनक पाणिनि है, प्रथम व्याकरणाचार्य। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी, जो व्याकरण से सम्मत, जिसमें व्याकरण
के बारे में ही बताया गया है। व्याकरण की प्रथम रचना पूछे तो अष्टाध्यायी, इसका दूसरा नाम देववाणी है। संस्कृत का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है। अच्छा, विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा तो तुम्हें लिखना है सुमेरियन है। विश्व की पहली लिखित भाषा सुमेरियन है। सबसे प्राचीन लेखन में संस्कृत है जिसको लिखा गया। बोलने में तमिल है। ठीक है, लिख दिया पूरा। चलें, अब मैं बात करूं हिंदी की। तो हिंदी हिंदी भाषा का, आधुनिक हिंदी भाषा का जो जनक है भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारत आधुनिक हिंदी भाषा का जो जनक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल में, इसका समय 1857 से 1900 तक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की गद्य की जो भाषा है खड़ी बोली है, पद्य की ब्रज भाषा है। आधुनिक का जो पुनर्जागरण का कवि भी कह सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी भाषा सबसे शुद्ध हिंदी बोली जाती है, शुद्ध हिंदी बोली जाती है, ये बोली जाती है यूपी में। हिंदी जो सबसे कम बोलने वाले राज्य जो है वो है सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश। हिंदी भाषियों का पूरे समस्त भूमंडल में तीसरा स्थान है, तीसरा स्थान है। पहला स्थान अंग्रेजी, सबसे अधिक बोलने वाले अंग्रेजी 145.4 करोड़ लोग बोलते हैं। ये डाटा थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है। चिन्नी जो है मदारिन जिसको बोलते हैं 111.6 करोड़ हैं। और हिंदी तीसरे नंबर पर बोलने वाले जो लोग हैं ये 66.2 करोड़ लोग। पूरे विश्व में लगभग 6500 भाषाएं बोली जाती हैं। हालांकि अब डाटा एक बुक में मैंने देखा था 6800 भाषाएं, 6800 लिखो। अभी एक लेटेस्ट पत्रिका में मैंने देखा था टोटल भाषाएं 6800 भाषाएं जो बोली जाती हैं पूरे विश्व में। सबसे शुद्ध हिंदी यूपी में बोली जाती है। कम बोलने वाले सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में है। लिख दिया। अब एक छोटी सी लास्ट बात और मिटा दूं मैं। देखो, जब हमारा संविधान बना था तो उस समय हमारे देश में 14 भाषाएं थी। उस समय हमारे देश में 14 भाषाएं थी। 21वां जो संशोधन हुआ था, 21वां जो संशोधन हुआ है वो हुआ है 1967 में। उस समय सिंधी भाषा जोड़ी गई। उसके बाद 71वां संशोधन हुआ, 71वां संशोधन हुआ और ये हुआ था 1992 में। उस समय कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया। उसके बाद 92वां संशोधन हुआ, ये हुआ 2003 में। उस समय फिर 4 भाषाएं जोड़ी गई। 4 भाषाएं कौन सी जोड़ी गई? बोडो, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये 4 भाषाएं जोड़ी। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रोज हमारी नियमित रूप से अब क्लास 30 जून तक डेली हमारी सुबह 8 बजे क्लास होगी। तो फिर मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी को धन्यवाद।